Assalamu alaikum. Welcome to Park Grazen Higher Secondary School. I am मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम रिव्यू करेंगे सेकेंडरी बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 16 है हमारा, सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो चैप्टर 16 है और लास्ट लेक्चर की तरह ये इसके लिए भी लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स हमारे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जाके हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो थोड़ा सा रिव्यू का है, थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, सिर्फ टॉपिक्स के नेम्स और थोड़ा सा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह आपको आते हैं, लॉन्ग किस तरह आते हैं, और कुछ कुछ जो अहम पार्ट्स हैं हम उसको जो है वो डील करेंगे। तो टॉपिक का जो फर्स्ट नाम है वो हमारे पास है सपोर्ट इन प्लांट्स। तो अगर हम गौर करें सपोर्ट इन प्लांट्स पे, तो प्लांट को जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ पर प्लांट्स के अंदर सपोर्ट के लिए जैसे फ्लावर की शेप है, जिस तरह लीव्स की शेप है, जिस तरह की रूट की शेप है, या जो प्लांट की शेप है उसकी पूरी शेप को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर सेल्स वर्क करते हैं। जाहिर है कि एनिमल्स की तरह बोन्स कार्टिलेज नहीं होता, तो वो जो आपके पास प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बोन्स कार्टिलेज नहीं है बल्कि उनके अंदर सेल्स होते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर जो सपोर्ट होती है वो किन सेल्स के जरिए होगी। तो मैंने यहाँ मेंशन किया है, एक आपको यहाँ पर दिख रहा है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा सेल, फिर आपको नंबर 2 पे यहाँ पर दिख रहा है कोलनकाइमा सेल्स। तो इसका मतलब है प्लांट के अंदर जो सपोर्ट होती है वो असल में होती है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की वजह से और कोलनकाइमा सेल्स की वजह से। अगर हम देखें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स को, तो आपने सुन रखा है पहले, हम जानते हैं कि जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है, बड़ी मोटी बड़ी थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से ये डेड होते हैं। तो ये होते हैं डेड सेल्स। तो अगर हम गौर करें तो स्क्लेरेनकाइमा सेल जो हैं ये होते हैं डेड सेल्स। क्योंकि ये डेड सेल्स हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होंगे बल्कि ये हार्ड होंगे। तो आप याद रखिएगा, जो हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं ये डेड सेल्स हैं, इनमें सेकेंडरी सेल वॉल काफ़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से डेड सेल्स हैं वो हार्ड होते हैं, क्योंकि ये हार्ड ना सपोर्ट करेंगे प्लांट को। आगे मैंने ABC में इनकी 3 टाइप्स लिखी हुई हैं। तो फाइबर्स आपके पास, दूसरे स्क्लेरेट्स और वेसल्स। अगर हम देखें फाइबर्स को, तो ये लॉन्ग आपके पास सेल्स होते हैं जो काम करते हैं बंडल कैप्स के अंदर काम करते हैं, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जाइलम फ्लोएम के ऊपर। जो स्क्लेरेट्स हैं ये सीड कोट के अंदर होते हैं, तो जो बीजों के जो बीज के ऊपर कोट होता है, सीड कोट्स, ये वहां आपको मिलते हैं। और जो वेसल्स होती हैं ये आपको मिलती हैं जाइलम के, ये जाइलम के पाइप्स हैं, तो लॉन्ग जाइलम के पाइप्स होते हैं। तो ये आपका पार्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का। तो अगर हम गौर करें, लिख देंगे, साथ नोट कर लेते हैं साथ साथ। तो ये जो पॉइंट है, तो नंबर 1 मैं नंबरिंग कर दूंगा इसके साथ साथ, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको आता है बोर्ड में, व्हाट आर द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। आपको इंट्रो भी आता है इसका और आपको इसकी टाइप्स भी आती हैं। नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सेकंड वो हमारे पास है कोलनकाइमा सेल्स। तो प्लांट के अंदर सपोर्ट करने के लिए सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स काम नहीं करते बल्कि कोलनकाइमा सेल्स भी काम करते हैं। तो ये आपके पास इसमें क्या होगा, इनके अंदर ये उसका थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे, क्योंकि इनके अंदर जो है नो सेकेंडरी सेल वॉल, तो इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं मिलती। तो अगर आपने गौर किया हो तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इनमें नहीं होती, क्योंकि इनमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है, तो ये लिविंग सेल्स होते हैं। तो कोलनकाइमा सेल लिविंग सेल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 2 आते हैं, एक क्वेश्चन आपको आता है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स का, फिर क्वेश्चन आपको आता है कोलनकाइमा सेल्स का। ये काम करके हमारा पार्ट पूरा हो गया है सपोर्ट इन एनिमल्स, सपोर्ट इन प्लांट्स वाला। नेक्स्ट हमारा पार्ट है सपोर्ट इन एनिमल्स। एनिमल के अगर हम अंदर की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो 3 तरीके होते हैं स्केलेटन। अगर आप गौर करें तो हम जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए हमें स्केलेटन रिक्वायर्ड है। तो मैंने रेड कलर में हेडिंग दी है यहाँ पर। तो एक आपको यहाँ पर दिख रहा है हाइड्रोस्केलेटन, एक आपको दिख रहा है एक्सोस्केलेटन, और एक थर्ड जो हमारे पास है वो एंडोस्केलेटन। लेकिन पहले हम काम शुरू करेंगे हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के साथ।
इसमें क्या होता है, अगर हम देखें अर्थवर्म को देख लें, हम लोग लीच को देख लें, तो इन एनिमल्स के अंदर बोन नहीं होती, इन एनिमल्स में कार्टिलेज नहीं होता, तो ना तो बॉडी के अंदर स्केलेटन है, ना ही बॉडी के बाहर स्केलेटन है, बल्कि अपनी उनकी बॉडी के अंदर पानी भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जो काम करता है स्केलेटन के तौर पे। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जो एक्ट करती है एज अ स्केलेटन, और वो स्केलेटन जो फ्लूइड कैविटी है वो दो काम करेगी, सपोर्ट भी करेगी बॉडी को और मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करती है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है, तो इसमें आप 3 काम कीजिएगा। एक आपने काम करना है, आप डिफाइन करेंगे इसको, जैसे मैंने यहां लिखा फ्लूइड फील्ड कैविटी है जो एक्ट करती है एज अ स्केलेटन, और वो सपोर्ट भी करती है और मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करती है। फिर इसके एग्जाम्पल मैंने आपको नाम बता दिए उसके, तो कि अर्थवर्म के अंदर आपको मिलता है, और फिर आपके साथ अगर हम गौर करें तो इसके अलावा सी एनीमोन है, लीचेस हैं, उनके अंदर आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देखने को मिलता है। तो आप 3 पैराग्राफ में इसको अटेम्प्ट करेंगे जैसे बुक में अटेम्प्ट किया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी, सेकंड पैराग्राफ के अंदर अर्थवर्म का, थर्ड के अंदर सी एनीमोन का, तो आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्सोस्केलेटन का, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सोस्केलेटन का, तो आपको बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। अगर आपको याद हो तो आपने उस लेक्चर के अंदर जो है वो सुना होगा सर से, तो अबाउट द एक्सोस्केलेटन के ये आउटर होता है, ये एक्सो कहते हैं आउटसाइड को, तो एक्सो बोलते हैं आउट को, आउटर साइड पे स्केलेटन बॉडी के बाहर, तो ये होता है आउटर, ये होता है इनर्ट स्केलेटन को बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और इसकी लेयर्स को हम बोलते हैं क्यूटिकल। इसको आपने 2 में डिवाइड किया था, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पर आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्यूटिकल, तो इसके सॉरी टाइप्स नहीं, पार्ट्स क्यूटिकल के क्या हैं। तो क्यूटिकल के 2 पार्ट्स होते हैं, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल। नाम बता रहे हैं एपिक्यूटिकल का आउटर साइड पे होता है, तो इसके अंदर आपको मिलती है वैक्सी लिपोप्रोटीन, तो आपको इसके अंदर मिलती है वैक्सी लिपो प्रोटीन आपको मिलती है, जो क्या करती है, जो प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है। और जो ये बल्क में होता है पार्ट क्यूटिकल का, जो ज्यादा पार्ट है वो प्रोक्यूटिकल होता है, बल्क वाला पार्ट होता है ना। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इसमें आपको शॉर्ट मिलता है। अब इसके बाद नीचे में यहाँ पे आ जाएंगे, ये तो हमने ऊपर इंट्रो कर लिया एक्सोस्केलेटन का। अब क्वेश्चन है किन किन लोगों के अंदर, किन किन एनिमल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है एक्सोस्केलेटन। तो 2 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक है मोलस्का के अंदर, दूसरा है आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो इसका मतलब है जो एक्सोस्केलेटन है, अगर आप गौर करें तो हमने ऊपर भी देखा है कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किन एनिमल्स के अंदर है। ऐसे ही हम बात करेंगे, हमने एग्जांपल देखी है उसके अंदर, यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन किन में होता है, तो ये मोलस्का के अंदर भी होता है और आर्थ्रोपोडा के अंदर भी होता है। तो मोलस्का के अंदर किन में है, स्नेल्स में और बायवेल्विया। मैंने 2 एग्जांपल चूज किए हैं, काफियों के अंदर है, काफी मेंबर्स के अंदर है, पर हमने 2 चूज किए हैं, स्नेल्स और बायवेल्विया। जो आपको यहां पर एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि इन 2 में से किसके अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो 1 पीस में होता है, तो वो स्नेल्स हैं, और किन के अंदर जो है वो 2 पीस का होता है, वो आपके पास जो है वो बायवेल्विया है। तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए यहाँ पर कि आपके पास जो स्नेल्स, जो आपके पास स्नेल्स होते हैं ना, स्नेल्स के अंदर जो है वो आपके पास 1 पीस का होता है शेल, और जो बायवेल्विया होते हैं उनके अंदर हमारे पास होता है 2 पीस का शेल होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये अहम बात है। तो यहाँ भी आपका एमसीक्यू है और इधर भी आपका एमसीक्यू है। अब जो पार्ट आपका ज्यादा अहम है इसके अंदर, जिसके लॉन्ग क्वेश्चन कभी ऐसे भी आता है पूरे पे आपको नोट आ जाए, पर नॉर्मली आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है अबाउट द आर्थ्रोपोडा, कि आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन के बारे में लिखें। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट आर द एडॉप्टेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोडा, कि जो आर्थ्रोपोडा है उसके एक्सोस्केलेटन के बेनिफिट्स क्या होते हैं उस आर्थ्रोपोडा को। तो अगर आपको याद आ रहा हो, आप सर ने आपको लेक्चर में गाइड किया है कि उसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है कि जी वो डिफरेंट एडॉप्टेशंस हैं जो स्केलेटन प्रोवाइड करता है एनिमल के लिए, जैसे गैस एक्सचेंज में हेल्प करना, जिस तरह मसल अटैचमेंट के अंदर हेल्प करना, विजन में हेल्प करना, सेंसरी रिसेप्शन करना। तो ये जो
मैंने कुछ वर्ड्स बोले हैं, ये सारे जो हैं वो एडवांटेजेस हैं एक्सोस्केलेटन के जो आर्थ्रोपोडा के अंदर है। लेकिन इन सारे एडवांटेजेस के बावजूद एक उसका डिसएडवांटेज मैंने यहां पे लिखा है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो मैंने यहां लिखा है एनिमल कैन नॉट ग्रो लार्जर, एनिमल का साइज बड़ा नहीं हो पाता, तो एनिमल का साइज बड़ा नहीं हो पाएगा, ये उसका डिसएडवांटेज है। तो अब क्वेश्चन है कि इस डिसएडवांटेज को डील कैसे करेंगे, वो तो उसको शेडिंग करनी पड़ती है, तो वो एक्सोस्केलेटन को उतारेगा, खाए पिएगा, साइज बड़ा करेगा, फिर नया प्रोड्यूस कर लेगा, तो बार बार रेपिटेटिवली उसको पेरियोडिकली शेडिंग करनी पड़ती है, वो मैंने यहां लिखा है। तो पेरियोडिक शेडिंग इन ऑर्डर टू ग्रो, तो बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए वो शेडिंग करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग। फिर बच्चों इसके बाद आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है स्टेजेस ऑफ मोल्टिंग का, तो वो आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। हम बिल्कुल टॉप पे जाएंगे, हम यहां मेंशन कर लेते हैं यहां पर। तो मैंने कहा कि आपका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास है स्टेजेस ऑफ मोल्टिंग का। तो 4 स्टेजेस मेंशन किए हैं उसने आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। चलें, अगर आपको याद हो तो आप पढ़ते हैं उसके अंदर कि उसके जो हाइपोडर्मल ग्लैंड सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोल्टिंग जेल, जो उसको ब्रेक करना, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है, वहाँ पोर्स दिखते हैं और फिर वो नया प्रोड्यूस करने की एफर्ट करता है और नया तैयार कर लेता है। तो ये स्टेज ऑफ मोल्टिंग आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने हम पढ़ रहे हैं सपोर्ट इन एनिमल्स, तो हमने पढ़ा कि 3 तरीके से सपोर्ट होती है एनिमल्स को, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के जरिए, फिर एक्सोस्केलेटन के जरिए और फिर एंडोस्केलेटन के जरिए। पे हम आगे जाएंगे तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंडोस्केलेटन। अगर हम देखें एंडोस्केलेटन में, तो एंडोस्केलेटन बोलते हैं इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर स्केलेटन। तो अगर आप खुद की बॉडी पे गौर करें तो बोन्स भी हमारी बॉडी के अंदर हैं और कार्टिलेज भी अंदर है, तो दैट इज एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन के अंदर क्या मिलता है, बोन और कार्टिलेज। अगर आपको याद आ रहा हो तो बोन के हमने 2 पार्ट्स किए थे, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। जो कॉम्पैक्ट बोन है वो आउटर बोन का पार्ट होता है, यहाँ मसल्स अटैच करते हैं। जो स्पॉन्जी बोन है उसके अंदर रेड बोन मैरो होता है जो ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। तो ये बोन के मैंने पार्ट्स लिखे हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये बोन के हमने लिखे हैं पार्ट्स, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, बोन के पार्ट्स में लिखे हैं कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। और वैसे इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करेंगे, इस पार्ट को आप लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करेंगे। ओके, तो बोन के अंदर आपको दिख रहे हैं 2 पार्ट्स, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, इसकी बात हो गई। फिर आपको सेल्स मिलते हैं, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको सेल्स मिलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या है और ऑस्टियोसाइट क्या है। अगर आपको याद आ रहा हो, वो सेल जो बोन बनाते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट हैं, जो बोन को डिसॉल्व करते हैं वो ऑस्टियोक्लास्ट हैं, और जो मैच्योर बोन सेल्स हैं वो ऑस्टियोसाइट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है बोर्ड के अंदर आता है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने साथ साथ हर जगह मेंशन कर दिया है कि शॉर्ट कौन सा और लॉन्ग कौन सा है। तो अगर हम गौर करें, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा वो हमारे पास है ह्यूमन। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, जो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे तो ये हमारे पास है ह्यूमन स्केलेटन का। तो अगर हम ह्यूमन स्केलेटन को देखें तो मैंने ह्यूमन स्केलेटन के 2 पार्ट्स कर दिए हैं, एक को बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, हम इसको बोलते हैं। तो अगर हम गौर करें तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर बच्चों हमारे पास सेंट्रल पार्ट आता है, स्कल का पार्ट आता है, ठीक है, हमारे पास फिर रिब्स का पार्ट आता है, वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट आता है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपको मिलता है क्रेनियल बोन, जो आपके खोपड़ी की स्कल की बोन्स हैं, फिर आपको मिलती हैं फेशियल बोन, फेस की हमारी बोन्स, फिर हमें मिलता है रिब केज, फिर हमें मिलता है यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम। तो ये हमने ना इसको डिवाइड किया है फर्दर ना एक्सोस्केलेटन को। ओके, तो वी विल स्टार्ट विद द क्रेनियल बोन्स। तो अगर आप देखें तो ये आपको एमसीक्यू भी आता है एक्सोस्केलेटन के बारे में कि इसमें कितनी बोन्स हैं। तो इसमें 8 बोन्स हैं। कौन सी 8 बोन है क्रेनियल बोन्स के अंदर? तो एक आप जानते हैं फ्रंटल बोन है, ऑसिपिटल पीछे वाली बोन है, तो आपको दिखता है फ्रंटल बोन भी है, ऑसिपिटल भी है, पैराइटल भी है, टेम्पोरल भी है, सफिनॉइड है, एथमोइड है। तो ये क्रेनियल बोन्स आपको मिलती हैं देखने को। फिर आपके पास 14 फेशियल बोन्स होती हैं। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट है रिब केज का। तो यहाँ भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फ्री फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्री फ्लोटिंग रिब्स, तो जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं हमारे रिब्स के, वो कहीं भी अटैच, वो आगे अटैच नहीं होते स्टर्नम के साथ, उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोटिंग रिब्स।
ओके तो आप याद रखिएगा इस बारे में। तो हमने क्या बात सीखी, हमने सीखा कि एक्सोस्केलेटन में क्या आता है, क्रेनियल बोन्स, फिर हमने सीखा फिशल बोन्स, फिर हमने सीखा रिब केज क्या है, और फिर हमने बात यहाँ पर की है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो हमारे पास है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डियाँ जिनको आप वर्टिब्री कहते हो। तो उसमें 33 बोन्स टोटल जो है वो होती हैं। तो यूट्यूब के लेक्चर हमारा अवेलेबल है ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, वहाँ जाके आप डिटेल के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। तो जो ह्यूमन स्केलेटन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक तो पार्ट हमने कर लिया स्कल वाला, सेंट्रल पार्ट स्कल है, रिब केज है, वर्टिब्रल कॉलम है। दूसरा पार्ट है आर्म्स और लेग्स वाला, तो शोल्डर जॉइंट, मैंने यहाँ लिखा हुआ है पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर जॉइंट और बाजू फोरलिम्स, हिप जॉइंट और लेग्स, ठीक है, पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स। तो अगर हम गौर करें यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल की बात करेंगे, शोल्डर जॉइंट की बात करेंगे और बाजू की बात करेंगे, फिर हम पेल्विक गर्डल की बात करेंगे, साथ हम बात करेंगे हाइंड लिम्ब के। तो अगर हम बात करें पेक्टोरल गर्डल की, शोल्डर जॉइंट की बात करें, तो हमारे यहाँ पर जो है स्कैपुला होता है शोल्डर में, एक होता है स्कैपुला, और साथ आपको मिलती है यहाँ पर जो है वो क्लेविकल, जिसे कॉलर बोन बोलते हैं या ब्यूटी बोन बोलते हैं। तो ये देखने को मिलती है। तो स्कैपुला भी इसके अंदर है और साथ जो है क्लेविकल है। तो अगर यहाँ पे लिख लें तो आपको मिलती है इसके अंदर क्लेविकल एक साइड पे, साथ स्कैपुला। तो क्लेविकल और स्कैपुला आपको इसके अंदर मिलता है। अगर हम फोरलिम्ब की बात करें तो यहां मिलता है ह्यूमरस, तो रेडियस, अल्ना, फिर हमारे रिस्ट की बोन्स होती हैं कार्पल्स, फिर हमारे हाथों की बोन्स से बोलते हैं मेटाकार्पल्स, और फिर लास्ट पे मिलती हैं उंगलियां, उनकी बोन्स को बोलते हैं फ्लेंजेस बोलते हैं। तो ये बोन्स हमारे पास, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजेस। तो ये हम देख रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसमें आता है पेक्टोरल गर्डल और फोरलिम्ब, उसकी ये बोन्स हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पेल्विक गर्डल और आपके पास दूसरा क्या है, हाइंड लिम्ब है। अगर पेल्विक गर्डल की बात करें तो यहाँ हमें मिलता है जी कोक्सियल बोन्स मिलती हैं, हिप बोन्स मिलती हैं, साथ हमें मिलता है हाइंड लिम्ब, तो उसमें आता है फीमर, टीबिया, फिब्यूला और टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस मिलती हैं। तो ये हमारा पार्ट था अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर हम देखें कि तैयार कैसे करेंगे इसको, तो मैंने आपको बताया पहले कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में रेडी करेंगे एंडोस्केलेटन को, बोन कार्टिलेज को, ऐसे ही हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है इस पार्ट को भी। तो ये जो आपका पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करेंगे आप, और अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही तैयार करेंगे। तो हमें समझ में है कि हमने किस पार्ट को शॉर्ट में, किस पार्ट को हमने लॉन्ग में तैयार करना है। अब बिल्कुल टॉप पे जाएंगे हम। अगर हम बिल्कुल टॉप पे जाएं तो हमें यहाँ टॉपिक का नाम दिख रहा है डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज। तो यानी कि ऐसे कौन से चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारे स्केलेटन जो है वो ख़राब होगा, डिफॉर्म करेगा, शेप ठीक नहीं रहेगी उसकी। तो मैंने यहाँ पर 3 रीज़न लिखे हैं। एक में लिखा है जेनेटिकली भी ऐसा होता है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है हार्मोनल भी ऐसा होता है, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि न्यूट्रिशनल भी ऐसा होता है। तो 3 हमारे पास जो हैं वो रीज़न होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है हमारे पास के जेनेटिक के अंदर क्या आएगा, जेनेटिक काज के अंदर तो क्लेफ्ट पैलेट, जिसके अंदर जो है वो तालू कटा होता है, तालू में खला रहता है। तो जो मैग्जिला होता है, अपर जा, मैग्जिला और जो तालू है उनकी बोन्स आपस में फ्यूज नहीं कर पाती, जिससे वहां पर गैप रह जाता है, जिसको आप बोलते हो क्लेफ्ट पैलेट कहते हो। तो इसके पीछे एनवायरमेंट जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जेनेटिक है, डीएनए की वजह से है, जीन्स की वजह से ऐसा होता है। दूसरा माइक्रोसेफेली, माइक्रो छोटे को बोलते हैं, स्मॉल को बोलते हैं, सिफेली हेड को बोलते हैं, छोटा सर। तो ऐसे कुछ बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनका सर बहुत छोटा होता है, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोसेफेली, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पर तो क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्या होगा, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर जो है वो तालू और जो मैग्जिला वो फ्यूज नहीं कर पाते, तो वहां पर गैप रह जाएगा। और माइक्रोसेफेली के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है वो छोटा सा हेड होता है और एबनॉर्मल वर्क करता है ब्रेन, तो ये भी जेनेटिक होता है। थर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है आर्थराइटिस, जोड़ों का जिसमें दर्द होता है, जोड़ जो है वो डिफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस। तो ये भी हमें लगता है कि जेनेटिक जो है वो होता है। नंबर 2 हमारे पास डिजीज का नाम है वो होता है हार्मोनल डिजीज, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस। और ये क्यों होती है, ये होती है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन से। तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो हमें फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये डिजीज होती है ड्यू टू एस्ट्रोजन।
इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज के अंदर एस्ट्रोजन, वो फीमेल जो एजड होती हैं, जो मेन्यूपाज में हैं, उनके अंदर क्या होगा, तो यंगर में ऐसा नहीं होता, तो ये इशू आता है एजड फीमेल्स को। तो एजड फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन कम होता है या नहीं होता, इससे क्या होगा, कैल्शियम मेंटेन नहीं हो पाता। जब कैल्शियम मेंटेन नहीं होगा तो उनकी हड्डियों से कैल्शियम रिमूव किया जाता है और हड्डियों से कैल्शियम को उतार के लगाया जाता है, ब्लड के अंदर रखा जाता है उसको। तो कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए बोन्स में से कैल्शियम को उतार के ब्लड में रिलीज किया जाता है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस है, जिससे बोन्स वीक हो जाएंगी। तो ये हमारी बात पूरी होगी हार्मोनल के बारे में। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डिजीज ना, तो नाम बता रहा है उसका कि ये कोई ऐसी स्केलेटन की डिजीज है जिसके अंदर जो है वो क्या होगा, फूड की वजह से ऐसा, कोई फूड की कोई चीज कमी रह जाएगी फूड के अंदर, तो उसमें ऐसे होता है, जैसे कि रिकेट्स। तो अगर हम रिकेट्स की बात करें तो ये बच्चों में होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो बच्चे के अंदर बोन्स वीक रह जाती हैं, बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहती, तो इसे हम बोलते हैं रिकेट्स। दूसरा हमारे पास है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होगा, ये अगर आपकी फूड के अंदर कैल्शियम बहुत कम है तो ये हर तरह की एज में लोगों को हो सकता है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होगा, बोन्स वीक करती हैं, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं क्योंकि कैल्शियम का इंटेक लोग कम करते हैं। तो ये आपने यहाँ पर बात मुझसे की है। जेनेटिक डिजीज भी होती है, स्केलेटन खराब होगा, जेनेटिकली भी, हार्मोनल की वजह से भी इशू आता है, और अगर आपकी फूड अच्छी नहीं है तो उससे भी इशू आता है। नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क स्लिप। तो अगर हम गौर करें तो हमारी दो जो वर्टिब्री होती हैं, रीढ़ की हड्डियां, तो दो वर्टिब्री के दरमियान जो है हमें डिस्क देखने को मिलती है। तो आपने याद रखना है कि जो डिस्क होती है वो अगर हम इम्प्रॉपर तरीके से वेट को लिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिख लें एक वर्ड, हमें एक वर्ड यहाँ पर चाहिए। तो इसको जिसको हम बोलते होते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोला, इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और ये क्या कर जाती है, ये कर जाती है स्लिप। तो स्लिप कब करेगी, अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से वजन उठाएंगे या किसी का एक्सीडेंट हुआ है और कमर के बल को गिरा है तो उसकी वजह से डिस्क जो है वो हिल सकती है। और जब एक डिस्क स्लिप कर जाती है तो इसी को हम बोल देते हैं कि ये हर्निएटेड डिस्क है। एक ही बात है, इसे हम बोलते हैं हर्निएटेड डिस्क। तो बच्चों ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो जेनेटिक का भी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्लेफ्ट पैलेट का शॉर्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसेफेली का, ऑस्टियोपोरोसिस का शॉर्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स का, और ये सारी आपके जो है वो सारा पार्ट आपका जो है वो आप तैयार करेंगे इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे। ओके, तो हमने बात कर ली डिस्क स्लिप की। मैंने आपको बता दिया कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो स्लिप कर सकती है अगर आप इम्प्रॉपर तरीके से जो है वो वेट को लिफ्ट करेंगे, अगर आप गिरेंगे तो। दूसरा हमारा पार्ट है सैटिका का। सैटिका क्या चीज़ है, ये सबसे बड़ी नर्व है हमारी बॉडी के अंदर। तो लार्जेस्ट यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर ताकि हमें समझ रहे। तो ये बच्चों हमारे पास है लार्जेस्ट नर्व इन द बॉडी। तो ये बड़ी नर्व होती है, तो आपकी लोअर बैक से शुरू होकर डाउन जाती है, हिप से होकर लेग्स में जाती है। तो अगर ये जो आपके पास सैटिका है, अगर किसी बंदे की डिस्क स्लिप हो गई है और सैटिका को दबाएगी तो इससे बड़ी पेन होती है कमर में। तो स्टैबिंग पेन, चुभने वाली आपको पेन फील होती है, इसको बोलते हैं सैटिका। तो बहुत रेस्ट करना पड़ता है इसको ठीक करने के लिए, पेन किलर्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज सैटिका, आपको बोर्ड में शॉर्ट आता है व्हाट इज सैटिका। तो ये नर्व है और जिस नर्व के दबने की वजह से आपको पेन जो है वो लगती है। तो ये हमने क्या सीखा, ये टॉपिक हमने शुरू किया था डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन का। हमने इसके अंदर सीखा कि जेनेटिक काज भी होते हैं, हार्मोनल भी होते हैं, फिर हमने सीखा कि न्यूट्रिशनल काज भी होते हैं। हमने इसको फर्दर डिवाइड किया और देखा। फिर आपने मुझसे सीखा अबाउट द डिस्क स्लिप, फिर हमने बात किया अबाउट द सैटिका। नेक्स्ट हमारा पार्ट है हमारे पास है कि समटाइम ड्यू टू एक्सीडेंट ना लोग किसी बंदे की बोन जो है ब्रेक कर सकती है। तो वो जो बोन ब्रेक किया है क्या उसका दोबारा ठीक होना पॉसिबल है, यानी कि रिपेयरिंग उसकी कैसे होगी। तो ये हमारा लास्ट हम पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। तो याद रखिएगा इसके अंदर आपका ये वैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स वाला। तो इसके अंदर आपको मिलता है रिडक्शन का वर्ड। रिडक्शन बोलते हैं जब आप बोन्स को रीअलाइन करते हैं। तो रीअलाइन करना बोन्स को इस कॉल्ड रिडक्शन। क्या लिखेंगे हम एक वर्ड, तो आप करते हो इसके अंदर रीअलाइन करते हैं बोन्स को। तो जब आप बोन को रीअलाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और इसकी दो टाइप होती हैं, ओपन और क्लोज्ड। तो जब डॉक्टर जो है वो सर्जरी करेगा, जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये ओपन रिडक्शन है।
और जब फिजिशियन अपने हैंड से करेगा, ऑपरेट ना करे, सर्जरी ना करे, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड रिडक्शन। तो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिडक्शन। तो ये आपको शॉर्ट भी आपको अलग से आता है रिडक्शन का। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज रिडक्शन या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिडक्शन। तो प्लोक ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है। इसके बाद कभी कभी आपको पूरे पे लॉन्ग आएगा, कभी कभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है इन स्टेजेस का। तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो बोन क्वेश्चन है कि बोन की रिपेयरिंग में कौन सी स्टेजेस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो मैंने यहाँ 4 लिखी हैं, टेक्स्ट बुक में 4 मेंशन की हैं। तो हेमाटोमा फॉर्मेशन, आपके पास सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन और रीमॉडलिंग। तो अगर हम गौर करें यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा स्टेजेस की। हेमाटोमा, तो जैसे किसी बंदे की बोन ब्रेक करती है तो क्या होगा, इससे हेमाटोमा बनता है, एक ब्लड क्लॉट। अब देखें, अगर किसी बंदे की बोन ब्रेक कर गई है, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है साथ साथ ब्रेक किया होगा हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल्स। तो जब किसी बंदे की बोन ब्रेक करती है, साथ ब्लड वेसल्स ब्रेक करती हैं। ब्लड वेसल्स से वाटर जो ब्लड है वो लीक होता है, लीक होके सेंटर में जमा हो जाएगा जहां पर बोन टूटी थी। तो वहां पर ब्लड क्लॉट बनता है। उस ब्लड क्लॉट का नाम क्या रखा है हमने, हेमाटोमा। तो वो जो ब्लड क्लॉट बना है ना बच्चों, उसका नाम रखा है हमने हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, अगर आपको याद हो तो हमने बोन के टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन को बनाते हैं। तो जब ब्लड क्लॉट बन जाएगा वहां पर, तो फिर हम ऑस्टियोब्लास्ट को वहां भेजेंगे, फाइब्रोब्लास्ट को वहां भेजेंगे। तो हम ब्लड के जरिए जो है ना चीज़ों को, मॉलिक्यूल्स आपके पास है, उन सेल्स को वहां भेजेंगे ताकि वहां जाके बोन फॉर्मेशन हो। तो जब बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो वहां पर एक सॉफ्ट सा ज्वाइंट बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कैलस। और जाहिर है कि जब किसी बंदे की बोन ब्रेक करती है तो वो कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा कर देगा, मिनरल्स का इंटेक ज़्यादा कर देगा। तो जब वो मिनरल्स को ज़्यादा लेगा या जब वो कैल्शियम को ज़्यादा लेगा तो इससे क्या होगा, इससे जो सॉफ्ट कैलस है किस में चेंज हो जाएगा भला, हार्ड कैलस में, यानी कि बोनी कैलस में। तो वो बोन आहिस्ता से वहाँ पर हल्की सी बोन वहाँ बन जाएगी, बहुत हार्ड नहीं होगी लेकिन वहाँ पर बोन काफ़ी बेहतर जो है वो बोन हो जाती है। तो इसे बोलते हैं बोनी कैलस। और बाद में क्या होगा, बाद में जब काफ़ी टाइम गुजर जाएगा, तो मिनरल्स ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको उस बोन्स को अब यूज़ कर रहे हैं, तो बोन बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि टूटने से पहले थी, बड़ी हार्ड, बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं रीमॉडलिंग। तो ये आपकी 4 स्टेजेस हैं अबाउट द रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहा कि राइट अ नोट ऑन रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स। मैंने आपको सिखाया इसके अंदर कि समटाइम जो है ड्यू टू एक्सीडेंट जो है वो बोन ब्रेक कर जाती है। जब बोन ब्रेक कर जाएगी तो आपको करवानी पड़ती है रिडक्शन। उसमें क्या होता है, आप रीअलाइन करते हैं बोन्स को, और उसके 2 तरीके होते हैं। समटाइम सर्जरी करके पिंस के जरिए, वायर्स के जरिए, प्लेट के जरिए डॉक्टर जो है वो बोन को ठीक करेगा, दैट इज कॉल्ड ओपन रिडक्शन। और समटाइम जो है वो सिर्फ हाथ से काम करते हैं और वो साथ जो है वो सर्जरी नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड रिडक्शन। फिर आपने सीखा मुझसे कौन सी स्टेजेस हैं कि बोन ब्रेक होने के बाद वो उसमें रिकवर हो जाएगा, दैट आर द 4 स्टेजेस। तो हेमाटोमा फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, द नेक्स्ट इज बोनी कैलस फॉर्मेशन, लास्ट वन वाज द रीमॉडलिंग। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा लास्ट जो टॉपिक का पॉइंट चल रहा है चैप्टर 16 का, वो हमारे पास है मूवमेंट इन एनिमल्स। तो अगर हम गौर करें तो इससे पहले हमने जो पढ़ा है ना वो सपोर्ट के बारे में था, और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो मूवमेंट के बारे में है। तो मूवमेंट इन एनिमल्स, तो अगर हम गौर करें तो हमारी बॉडी के अंदर मूव करने के लिए, चलने फिरने के लिए, मसल्स की मूवमेंट के लिए हमें जो है वो मसल्स चाहिए होते हैं। ऑर्गन्स की मूवमेंट के लिए भी, जैसे लंग्स काम कर रहे हैं, लिवर काम कर रहा है, स्टमक काम कर रहा है, तो मसल्स वर्क कर रहे होते हैं। इस तरह हार्ट पंप कर रहा है हमारा, तो दिल पंप करेगा तो वहां मसल्स ही काम करते हैं। तो मसल्स की 3 टाइप होती हैं जो हम पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन है कि स्मूथ मसल्स क्या हैं, स्केलेटल मसल्स क्या हैं, कार्डिक मसल्स क्या हैं। तो वो बड़ा काफी आसान सा पार्ट है, वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को आता है। तो जो मैंने यहाँ मेंशन की लॉन्ग क्वेश्चन है, तो अगर आप गौर कर पाए यहाँ पर, तो ये भी आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर का भी लॉन्ग क्वेश्चन है, अल्ट्रा ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रॉस ब्रिज कंट्रोल कैसे होंगे। तो ये काफ़ी आपका जो है वो अहम पार्ट है जिसके बारे में लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है हमारे स्कूल के।
तो अगर आप गौर करें यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये आपको आता है कि इसमें ए बैंड भी होता है। अगर आप मसल्स को देखें, हर मसल के अंदर मसल बंडल्स मिलते हैं, मसल बंडल में मसल सेल्स मिलते हैं, ये मसल फाइबर्स मिलते हैं, और वो जो मसल फाइबर्स हैं उसमें आपको मिलते हैं मायोफाइब्रिल्स, और जो मायोफाइब्रिल्स हैं वहाँ आपको मिलते हैं सार्कोमेयर, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट हैं आपकी मसल्स के। तो ये इसका था स्ट्रक्चर। अगर आप जाएं इसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर, तो आपको याद होगा, अगर आप मायोफाइब्रिल को देखते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बच्चों, तो आपको वहां पर मिलते हैं, एक आपको वहां मिलता है थिन फिलामेंट्स, तो आपको वहां पर मिलते हैं थिन फिलामेंट, फिर आपको वहां पर मिलते हैं थिक फिलामेंट, ये दो मिलते हैं आपको, तो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं भी आता आपको, तो समटाइम आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है कि डिफरेंस बिटवीन द थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। तो अगर हम देखते हैं थिन फिलामेंट को, तो आपको सुनने को मिलता है कि थिन फिलामेंट के अंदर 3-4 प्रोटीन्स हैं, 3 प्रोटीन है उसके अंदर। सबसे पहले होती है एक्टिन प्रोटीन, तो सबसे नीचे 2 स्ट्रैंड आपको मिलते हैं एक्टिन के, और उसके ऊपर जो है प्रोटीन मिलती है ट्रोपोमायोसिन। अगर थोड़ा सा इसको मैं ड्रॉ करूं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ब्लैक कलर में आपको दिख रही है एक्टिन प्रोटीन, तो 2 स्ट्रैंड आपको मिलते हैं एक्टिन प्रोटीन कैसे। फिर इसके ऊपर जो है आपको रेड में दिखती है ट्रोपोमायोसिन, जो मैं रेड में ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज ट्रोपोमायोसिन, और इनके ऊपर जो है आपको मिलती है ट्रोपोनिन। तो ये थिन फिलामेंट है, तो ये मैंने ड्रॉ किया है थिन फिलामेंट। तो क्या मिलता है इसके अंदर आप लोगों को, एक प्रोटीन का नाम है जी एक्टिन, एक का नाम है ट्रोपोमायोसिन, और एक का नाम है ट्रोपोनिन। तो ये तीनों प्रोटीन आपको मिलती हैं थिन फिलामेंट में। अगर आप बात करें थिक फिलामेंट की, तो थिक के अंदर आप लोगों को एक ही प्रोटीन मिलती है जिसको हम बोलते हैं मायोसिन प्रोटीन। ओके, तो हमने क्या सीखा, हम बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल की, तो हमने देखा उसके स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा। तो मैंने आपको गाइड किया कि मसल के अंदर मिलते हैं मसल बंडल्स, मसल बंडल्स के अंदर आपको मिलते हैं मसल सेल्स, और मसल सेल के अंदर आपको मिलते हैं मायोफाइब्रिल्स, और जो मायोफाइब्रिल होते हैं उनके अंदर आपको मिलते हैं सार्कोमेयर्स। तो व्हेन यू ऑब्जर्व द मायोफाइब्रिल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यू विल ऑब्जर्व द मायोफिलामेंट्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिलामेंट, thin filament or thick filament. The thin filament consists of 3 proteins: actin protein, tropomyosin protein and the troponin protein. और जो थिक फिलामेंट है उसके अंदर आप लोगों को मिलते हैं जी हमारे पास मायोसिन प्रोटीन है। तो ये आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, और आपका यहाँ पर एमसीक्यू भी है कि थिन फिलामेंट की लोकेशन क्या है और थिक की क्या है। अगर आप गौर कर पाएँ तो थिन फिलामेंट जो है वो आधा आई बैंड में होता है, आधा ए बैंड में होता है, और जो थिक फिलामेंट है वो सारे का सारा ही ए बैंड में होता है। तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए इसके अंदर। तो एक आपने मुझसे सीखा है अभी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल, एंड द नेक्स्ट पॉइंट वाज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द मसल्स। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो अगर आप लोग गौर कर पाए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का, इसमें क्या मिलेगा, इसके अंदर आप लोगों को मिलता है कि जब आपका मसल जो है वो रिलैक्स करता है, तो आपने देखा होगा कि जो सार्कोमेयर की लंबाई काफ़ी अच्छी होती है, और जब वो करता है कॉन्ट्रैक्ट तो वो करीब आते हैं, 2 जी लाइन गेट्स क्लोजर, यहाँ लिखेंगे हम लोग साथ साथ। तो अगर हम देखें स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जो जी लाइन है वो पास आती हैं दोनों, गेट्स क्लोजर, एक डिफरेंस आता है, चेंज आता है। नंबर 2 है जो एज जोन है दैट डिसअपीयर्स, तो वो डिसअपीयर कर जाता है, ये सेकंड चेंज आता है। और जो थर्ड चेंज है वो बच्चे हमारे पास है आई बैंड जो है उसकी लेंथ कम होती है, वो रिड्यूस करता है लेंथ पे। तो ये 3 चेंजेस आते हैं नॉर्मली। तो जब एक सेल जो है वो, जब एक मसल जो है वो रिलैक्स कंडीशन से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर आएगा। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन डील किया है मुझसे, राइट अ नोट ऑन स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। तो हमने देखा इसके अंदर कि जब एक मसल जो है रिलैक्स कंडीशन से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जाएगा तो उसमें क्या चेंज आएंगे। तो काफी आपका अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर। तो जी लाइन गेट्स क्लोजर, एच जोन डिसअपीयर्स, और आई बैंड रिड्यूस करता है लेंथ में। ओके, तो नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहां लिखा है मैंने ब्लैक में, क्रॉस ब्रिजेस आर कंट्रोल्ड। क्रॉस ब्रिज कैसे कंट्रोल होते हैं।
तो अगर हम गौर करें तो आप सुन चुके हैं पहले भाई कि जब एक मसल रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जाएगा तो वहाँ क्रॉस ब्रिज बनते हैं, तो जो थीन फिलामेंट है और जो थिक फिलामेंट है आपस में बाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन है कि उन दोनों की बाइंडिंग में कौन हेल्प करेगा, दैट इज द कैल्शियम। तो जब कैल्शियम आता है आपके न्यूरॉन्स के जरिए बच्चों, तो कैल्शियम जो है उसकी वजह से थिन और थिक फिलामेंट आपस में बाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस ब्रिज। और जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, उन क्रॉस ब्रिजेस की वजह से क्या होता है, ये तीनों चेंजेस आते हैं, यानी कि मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आपको एमसीक्यू भी आता है कि जो आपके पास थीन फिलामेंट है उसमें किस प्रोटीन के साथ जो है वो बाइंड करता है कैल्शियम। तो बच्चों वो आपके पास ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो कैल्शियम होता है, सॉरी ट्रोपोनिन के साथ। तो जब एक कैल्शियम जो है वो आता है, आपके न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं, नर्व आपके पास इंपल्स को ट्रेवल करवा के कैल्शियम को रिलीज करवाते हैं, तो वो ट्रोपोनिन से मिलता है और फिर कहीं जाके क्रॉस ब्रिज जो है वो बनते हैं। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिगर मोर्टिस। तो रिगर बोलते हैं हार्ड होने को, मोर्टिस बोलते हैं बॉडी को। डेड बॉडी जो है वो हार्ड हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो क्रॉस ब्रिज जो है उनके बनने और टूटने के अंदर जो है एटीपी लगते हैं, एनर्जी लगती है। तो जब एक पर्सन डाई करता है तो उसके अंदर ज़ाहिर है कि रेस्पायर नहीं कर रहा, सांस नहीं ले रहा, ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहा, फूड नहीं ले रहा, तो एटीपी नहीं बनेंगे। जब एटीपी नहीं बनेंगे तो जो मसल जहां पे रहेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म में वहीं पर हार्ड हो जाएगा। तो अगर बाजू स्ट्रेट है स्ट्रेट रहेगा, अगर आईज ओपन है आईज ओपन रहेंगी, इसलिए। ओके, तो क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया, क्रॉस ब्रिज कंट्रोल कैसे होंगे। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हम गौर करें तो हमारी पूरी बॉडी में इतने पट्टे हैं, इतने ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं। तो क्वेश्चन है कि इतने ज्यादा मसल्स के लिए, उनके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए जो इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहां से आएगी? तो इतनी एनर्जी आपको मिलती है। पहली बात तो ये बच्चों आप पढ़ते हैं क्लास में कि जो आपके मसल्स होते हैं उनके अंदर वो भरे होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा आपको मिलता है ग्लाइकोजन, एक चीज। नंबर 2, उनके अंदर आपको मिलते हैं ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको प्रोवाइड करेंगे एनर्जी। और उसके अलावा बैकअप के लिए हमारे पास होता है वहां पर क्रिएटिन फॉस्फेट, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने यहां पर मेंशन किया है कि इतने ज्यादा मसल्स, जो 600 प्लस जो हमारी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, इतने ज्यादा मसल्स के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी कहां से आएगी? तो हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर है, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगी, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगी, उससे एनर्जी निकालेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। एंड द नेक्स्ट मेन सोर्स इज द क्रिएटिन फॉस्फेट। तो जस्ट लाइक ग्लाइकोजन, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिएटिन फॉस्फेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडेंस ऑफ द एनर्जी। तो आप याद रखिएगा क्रिएटिन फॉस्फेट भी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये हमारा बातें काफ़ी इसके बारे में पूरी हो चुकी हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो तो हम पढ़ चुके हैं जी कि जब हम लोग जो हैं हम एनर्जी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से हमारा सांस फूलता है ताकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले पाएँ और ग्लूकोज